Good morning, students. Now we are start our today's class in the subject of geography, and today we are start our new topic, which is the evolution of the Himalayan drainage. यानी कि हिमालय पर्वतीय अपवाह तंत्र ड्रेनेज सिस्टम, यानी कि हिमालय का जो ड्रेनेज सिस्टम है वो कैसे है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे कि कैसे इसका विकास हुआ और शुरुआत से जब हिमालय का एवोल्यूशन हुआ और उसके बाद जब वहाँ से स्नो मेल्ट होना शुरू हुआ और जब नदियों का आविर्भाव हुआ, यानी कि जब नदियाँ बनी तो वो कैसे बहती थी, जिस प्रकार से आज वो बह रही हैं, क्या वही सिस्टम था या उसके पहले उनका बहाव कुछ अलग था। जैसा मैंने अभी पिछले लेक्चर में आपको चर्चा किया था कि सरस्वती रिवर जो थी यहाँ की, वो एक समय था कि फ्लो करती थी और सिंधु हिमालय से मूव करती, हिमालय से निकलती थी और पंजाब एरिया को, हरियाणा एरिया को ड्रेन करती हुई फिर वो सिंधु घाटी यानी कि अरब सागर में जाकर के, सिंधु खाड़ी कहते हैं उसे, अरब सागर में जाकर के वो डिस्चार्ज होती थी। तो इस प्रकार से अभी हम लोग जानकारियाँ कलेक्ट करेंगे कि क्या सिस्टम रहा। तो मायोसीन कल्प यानी कि मायोसीन एरा, मायोसीन पीरियड ज्योग्राफी में इसको डिवाइड किया गया है। तो मायोसीन एरा में करीब उसका टाइमिंग जो है वो 2.5 करोड़ ईयर से लेकर के 50 लाख ईयर तक के बीच का जो टाइम रहा है, उस टाइम में माना जाता था कि एक बहुत बड़ी ड्रेनेज सिस्टम का इवोल्यूशन हुआ, एक बहुत बड़ी रिवर का इवोल्यूशन था उस समय, जिसे इंडस ब्रह्मा रिवर कहा जाता था। इसका नाम ही था इंडस ब्रह्मा रिवर, इंडो ब्रह्मा रिवर। और ये लॉन्गिट्यूडनल बहती थी हिमालयन रीजन में, वो लॉन्गिट्यूडनल बहती थी और असम से लेकर के पंजाब तक वो फ्लो करती थी और पंजाब के नीचे जो गल्फ ऑफ सिंध था वहाँ पे वो अपने पानी को डिस्चार्ज करती थी। तो ये फ्लो ऑफ पैटर्न था करीब 2.5 करोड़ साल पहले। और इसके बाद जब दिल्ली रिच का इवोल्यूशन हुआ, अच्छा इसके पीछे कुछ हमें एविडेंस भी है कि ऐसा क्यों माना जाता है। तो इसके पीछे का एविडेंस ये है कि जब हम इस पूरे पैटर्न में जब नदियाँ बह रही थी तो ये नदियाँ अपने साथ किन चीज़ों को लेकर के बह रही थी, इस बात के आधार पे, क्योंकि वो चीज़ें वो लैंडस्केप आज ज़रूर होंगी, तो उन्हीं लैंडस्केप और चीज़ों के आधार पे हम ये मान सकते हैं कि ये जो नदियाँ हैं ये एक नदियाँ नहीं, एक नदी यानी कि इंडो ब्रह्मा नदी जो है वो आज उस समय इस टाइप्स के फ्लो में थी। तो वो एविडेंस है कि रिमार्केबल कंटिन्यूटी ऑफ शिवालिक एंड इट्स लैक्रिस्टिन ओरिजिन, यानी कि शिवालिक श्रेणी जो है एकदम लगातार जो बनी हुई शिवालिक श्रेणियों का जो निर्माण है, शिवालिक श्रेणियों के हिल रेंज का जो निर्माण है वो, उसके बाद अलुवियल डिपॉजिट्स वहाँ पे कैसे आई आज के डेट में। तो वहाँ पे पूरी तरीके से पहाड़ों का निर्माण है, छोटी छोटी नदियाँ हैं, तो बहुत ज़्यादा मात्रा में अलुवियल डिपॉजिट्स वहाँ पे पाई जाती हैं। सैंड्स हैं, सिल्ट्स हैं, क्ले हैं, बोल्डर्स हैं। तो ये सारी जो एविडेंस है, ये सारी जो लैंडस्केप्स हैं, जिसकी वजह से हमें ये पता चलता है कि एक समय वहाँ पे, उन जगहों पे पूरी तरीके से ये इंडो ब्रह्मा रिवर, बहुत बड़ा रिवर सिस्टम वहाँ पे फ्लो कर रहा था। और बाद में जाकर के आप देखिए तो ये 3 पार्ट में डिवाइड हो गया। वेस्ट में इंडस और इसकी ट्रिब्यूटरीज, सेंटर में गंगा और इसकी ट्रिब्यूटरीज हिमालय से निकलने वाली, और ईस्ट में ब्रह्मपुत्र और इसकी ट्रिब्यूटरीज। तो ये 3 रिवर सिस्टम, यानी कि जो पहले एक रिवर सिस्टम था इंडो ब्रह्मा, वो रिवर सिस्टम धीरे धीरे 3 रिवर सिस्टम में डिवाइड हो गया। जो भारत की मुख्य 3 रिवर सिस्टम्स हैं, इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। अब ये रिवर सिस्टम कैसे डिवाइड हुआ, तो प्लीस्टोसिन एरा की बात है, जब हिमालय के वेस्ट पार्ट में दिल्ली रिज का
विकास हुआ, डेवलपमेंट हुआ, उसे पोटवार रिज भी कहते हैं, पोटवार प्लेट्यू भी कहते हैं और दिल्ली रिज जिसे कहते हैं। मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि दिल्ली का एरिया धीरे धीरे उसका विकास होना शुरू हुआ, जिसकी वजह से ये जो तीनों रिवर थी वो अपने अपने मतलब उस प्लेट्यू के उठने की वजह से वो रिवर सिस्टम 3 पार्ट में डिवाइड्स हो गई। तो इसके बाद हम देखते हैं कि ये जो हिमालयी ड्रेनेज सिस्टम, उसमें जो सबसे पहला ड्रेनेज सिस्टम है वो इंडस ड्रेनेज सिस्टम है, उसके बारे में बात करते हैं। तो विश्व के सबसे बड़े रिवर बेसिन में से एक ये रिवर बेसिन है। करीब 11,65,000 स्क्वायर किलोमीटर तक का इसका एरिया ये कवर करती है। और भारत में इसका जो एरिया स्क्वायर किलोमीटर एरिया है वो है 3,21,289 किलोमीटर। इसका टोटल लेंथ अगर देखा जाए तो ये 2,880 किलोमीटर तक है। और भारत में जो इसका लेंथ है वो 1,114 किलोमीटर तक है। और भारत में जो इसका ओरिजिन है वो टोटल मतलब वेस्ट में सिचुएटेड है। और तिब्बत का जो कैलाश माउंटेन रेंज है, कैलाश हिल रेंज है, वहाँ पे एक एरिया है बोखरचू ग्लेशियर्स के पास, जो कि सागर तल से इसकी ऊंचाई देखी जाए तो 4,164 मीटर का ऊंचाई है। वहाँ से ये ओरिजिनेट होती है। और तिब्बत में इसे सिंगी खम्बान यानी कि शेरमुख कहा जाता है। और लद्दाख और जास्कर हिल रेंज के बीच से ये नॉर्थ वेस्ट में बहती हुई लद्दाख और बलूचिस्तान से गुजरती है। और लद्दाख रेंज को काटते हुए ये फिर नदी जम्मू कश्मीर के गिलगित के समीप आकर के एक जॉर्ज का निर्माण करती है। फिर ये पाकिस्तान के चिल्लड़ के पास दर्दिस्तान में एंट्री करती है। और इनको आप मैप में देखिएगा। अब सिंधु नदी जो है इसकी बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज हैं, सहायक नदियां हैं, जिसमें इम्पोर्टेंट कुछ है वो है श्योक, गिलगित, जास्कर, हुंजा, नुब्रा, शिगार, गैस्टिंग एंड द्रास। और ये नदी अटक के पास पहाड़ी जो छोटे माउंटेन्स होते हैं वहाँ से निकल करके अपने दाहिने कोस्ट पे काबुल नदी इससे मिलती है। और इसके बाद जो और मेन ट्रिब्यूटरीज इसकी हैं ये खुर्रम, तोची, गोमल, विबोआ एंड संगर हैं। ये सारी नदियाँ सुलेमान श्रेणी हिल रेंज है, सुलेमान हिल रेंज, वहाँ से निकलती हैं। ये नदी साउथ की ओर बहती हुई मिथन कोट के पास एक फीचर पंचनद मिथन कोट के पास जाकर के पंचनद का जल प्राप्त करती है। इसका जल प्राप्त करने का मतलब है कि 5 नदियों का जो पानी है वो ये रिसीव करती है। पंचनद का मतलब पंजाब से है, पंजाब यानी कि पंजाब में जो 5 मेन नदियां हैं जिसकी वजह से पंजाब का नाम पंजाब पड़ा, जैसे सतलुज, व्यास, रावी, चेनाब और झेलम। तो ये सारी नदियां के पानी को ये रिसीव करती है। और लास्ट में जाकर के ये कराची के ईस्ट में अरब सागर में जाकर के गिरती है। तो आप देखिए बहुत बड़ा पार्ट ये पाकिस्तान में फ्लो करती है, पाकिस्तान को ड्रेन करती है। भारत में सिर्फ जम्मू कश्मीर और लेह में ही बहती है, यानी कि आप देखें तो सिर्फ जम्मू कश्मीर स्टेट तक ही ये सीमित है। अब इसके ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो झेलम सबसे इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है इसकी। और कश्मीर घाटी के साउथ ईस्ट पार्ट में पीर पंजाल के वेरी नाग लेक से निकलती है। और पाकिस्तान में प्रवेश करने से पहले ये नदी श्रीनगर और वुलर झील से बहते हुए काफ़ी नैरो एरिया में जाकर के बहुत डीप जॉर्ज बनाते हुए गुजरती है और पाकिस्तान के झंग के निकट चेनाब नदी से मिलती है, यानी झेलम चेनाब से जाकर के मिल जाती है। चेनाब